गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अपने आज देखेंगे कि स्वराज की नींव, जिनके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। उन्होंने इस पूरे पाठ का एकदम बहुत बेहतरीन तरह से आपको समझाया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा और नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र के झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका का दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज की नींव का पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। बराबर। तो उन्होंने किस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई को उजागर किया है, यहाँ पर दिखाया गया कि रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गई है, लेकिन केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है। अब रानी लक्ष्मीबाई भी किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है और रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना में बड़े योद्धा राव साहब, बांद्रा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्लभ हैं। तात्या जैसा सेनापति होते भी सेना के में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न करने के ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। उनके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते। बराबर। तो जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियां हैं। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज प्यारा है। देश हमेशा अपने व्यक्तित्व जीवन से भी ज़्यादा प्यारा होना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उससे हमें अधिक लगाव होना ही चाहिए। तो जूही और मुंदर का भी यही हाल है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती है, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। फिर रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। रानी को लगता है कि वह उसके जीवन की अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उसकी वीरता कलंकित न हो जाए। बाबा गंगाराम ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज मिल सकता है। स्वराज प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज की नींव के क्या पत्थर बन गए। वो चाहती थी अपने देश की रक्षा करना और अपने जिस तरह से वो शत्रुओं के साथ वो हाथ नहीं आई और अपने मंजिल तक वो क्या करी, पार पाने के लिए काफ़ी सारे प्रयत्न किए हैं। ये स्वराज की नींव 5वां अपना पाठ हिंदी का है। साथ में मैं आपको वीडियो भी सेंड करूँगी। इसके साथ आपके जो शब्दार्थ हैं, मुहावरे का अर्थ है, वो भी मैंने आपको इसमें दिया है कि शब्दार्थ किस तरह है। मंजिल, लक्ष्य, झुकना,
संघर्ष करना, ये आपकी व्याकरण की बुक में आपको लिखना है, बराबर। मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग, ये भी आपको अड़ जाना, रुकावट बनना, किसी बात को मनवाने की जिद करना, वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने बहुत समझाया पर लड़का अपनी जिद पर अड़ा गया, बराबर। इस तरह की पूरी आपको ये दिए गए हैं और आपको प्रश्न उत्तर हैं, 5-6 वाक्य के प्रश्न उत्तर हैं, ये भी मैंने आपको भेजे हैं, वो भी करने हैं आपको, ठीक है। और एक एक वाक्य के उत्तर भी हैं, वो भी मैंने आपको भेजे हैं, है ना। सारे स्वाध्याय मैंने भेजा है, वो आपको पूरा कॉपी करना है, ठीक है ना। अच्छे से इसको देखकर व्याकरण को देखो, ठीक है। सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान की सही या गलत वो भी आपको लिखना है, बराबर। ये सारे प्रश्न आपको मैंने भेजे हैं, उनके उत्तर के समेत आपको मैंने भेजा है, ठीक है। तो अच्छे से करना है। स्वराज की नींव, साथ में मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, बराबर। वो भी आपको अच्छे से देखना है, समझना है और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखना है, व्याकरण की बुक में व्याकरण लिखना है। आई बात समझ में? अगले वीडियो में मैं आपको एक निबंध भी दूंगी, ठीक है। अपना ध्यान रखना। और जितने भी प्रश्न आपको ऐसे लगते हैं कि मुझे आ गया है कि चैप्टर 1 to 5 अपना कंप्लीट हो गया है, तो उसमें देखो कि मेरे को कौन से आ रहे हैं, तो खुद की स्वयं की एक टेक्स्ट बुक बनाओ। जो जो प्रश्न याद हो जाते हैं आप खुद उसमें टेस्ट लिखो, बराबर। उसमें टेस्ट दो, कहाँ अटक रहे हो, क्या समझ नहीं रहे हो, वो मुझसे पूछो। जो प्रश्न समझ में नहीं आते उसकी चर्चा करो, ठीक है। जो पाठ समझ में नहीं आ रहा है, जो काव्य समझ में नहीं आ रहा है, उसकी चर्चा करो, ठीक है। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई पर भी ध्यान रखना देना। और शत्रु दलों को चीरती आगे बढ़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई मानो नवरात्र के अवसर पर स्थापित की हुई तेजस्विनी दुर्गा की सजीव प्रतिमा हो। झांसी के वीर सैनिकों ने अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। युद्ध का भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ था। रानी रणचंडी की मूर्ति बनी शत्रु सेना पर टूट पड़ी और शत्रु पक्ष के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगी। जय भवानी और हर हर महादेव के नारों से आकाश गूंज उठा। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर गए, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राज साहब हैं कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती हैं। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी।
लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान देश होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि स्वराज्य मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति तात्या नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सकपकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है, तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर भी मार सकती हूँ। लक्ष्मी दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं सुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर? ये आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले
ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांपकर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई? यह अच्छा नहीं हुआ, पर अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार, इस बार इनको। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग। याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी, आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि वह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या
स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते ना धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके का लाई। तीर चलाने वाले कर पे उसे चूड़ियां कब आई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दयाई, विधि को भी नहीं दयाई। संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौसी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन पहुंचे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो,
ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई बड़ी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ वक्त आसमानों में। हर जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। गाना और मद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। रानी गई सितार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बस स्वतंत्रता नारी थी। सिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी।